हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी, जो कि सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर में, सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये मैराथन सेशन है। मैराथन सेशन मतलब कि आपको वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आरसीसी के एग्जाम्स में आने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, फालतू की चीजें कोई नहीं होंगी, उतनी ही चीजें बताई जाएंगी जो एग्जाम में आ सकती हैं, जो एग्जाम में पूछी गई हैं पिछले कुछ सालों में, उनके बारे में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये मैराथन का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो आरसीसी आप सभी ने पढ़ा होगा, जैसा कि सारे लेक्चर जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, एक एक करके सेक्शन, मतलब कि सीरियल वाइज। तो आज ये मैराथन सेशन में हम बात करेंगे। ठीक है, शॉर्टली बात करेंगे, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो आरसीसी में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है कौन सा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या दिया गया है कि सीमेंट क्या होता है। जो आपने सीमेंट कंक्रीट, जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा था, सीटी में जो आप सभी ने पढ़ा था, वही सारी चीजें उठा के यहाँ पे दे रखी है। चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन में दे दिया गया है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, फिर सीमेंट क्या होता है, और कैसे कंक्रीट को निर्माण करते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, और क्या होता है, फिर जो वाटर होता है, वाटर की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, और जो कंक्रीट होता है वो कितने प्रकार की कंक्रीट होती है, इन सब के बारे में दिया गया है चैप्टर नंबर फर्स्ट में। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी कम आते हैं। रेयर ही होता है कि कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं, और अगर आते भी हैं तो आप सभी ने सीटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो इस पर टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आरसीसी में, जो मेन पूछा जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन। अगर हम कोई आरसीसी मेंबर डिजाइन कर रहे हैं तो उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग आप लोग लगाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो इस लेक्चर को देख के शॉर्ट नोट बना सकते हैं। शॉर्ट नोट बनाएंगे तो आपको चीजें याद होती रहेंगी। जैसे पहले आपने चीजें पढ़ी है तो आपको चीजें एक बार फिर से रिकॉल होंगी, और जो आपके एग्जाम से बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं क्या कि मेथड्स ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर्स। ठीक है, प्रबलित कंक्रीट अवयवों के अभिकल्पन की विधियां कौन कौन सी होती है। मेथड्स ऑफ, सबसे पहली हेडिंग है मेथड्स ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर। डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर। ठीक है, आरसीसी मेंबर डिजाइन करने की कौन कौन सी विधियां। तो आरसीसी मेंबर हम क्यों डिजाइन करते हैं? ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा हो, स्ट्रक्चर हमारा मितव्ययी हो, मतलब कम पैसे में बन जाए, और अधिक सेफ्टी हो, उस पर अधिक से अधिक भार वो सहन कर सके, और लंबे समय तक चल सके, और सस्ता हो। इसलिए क्या करते हैं, हम आरसीसी मेंबर को डिजाइन करते हैं। तो आरसीसी मेंबर को डिजाइन करने की जो विधियां हैं वो जनरली 3 विधियां। ठीक है, सबसे पहली विधि आती है हमारी इसमें वर्किंग, इसको या फिर लिख सकते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, लोड ना लिखे थे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, स्ट्रेस मेथड। इसको हम इलास्टिक मेथड भी कहते हैं। क्या, इसको हम इलास्टिक थ्योरी मेथड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा आता है क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड। ठीक है, और थर्ड जो हमारा आता है वो लिमिट स्टेट मेथड आता है। क्या, लिमिट स्टेट मेथड। यहां पे हम इनके बारे में बहुत ज्यादा लिखेंगे नहीं। इसका जो नोट्स है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। कंप्लीट नोट्स जो है आरसीसी का वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक पॉइंट वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण में बहुत ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं, आपको चीज़ें समझाते हुए चलेंगे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और आपको रिकॉल होती रहे, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसको हम WSM के नाम से जानते हैं। क्या, WSM, इसको हम USM लिख सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड। और नेक्स्ट क्या आता है, LSM, लिमिट स्टेट मेथड। जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वो जनरली 2 दिया गया है। क्या, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। ये 2 मेथड हमारे सिलेबस में दिया गया है। इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। ये जो अल्टीमेट
अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड है, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना। अब अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करते हैं तो जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारा होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को क्या करते हैं हम, वर्किंग लोड इसमें जो होता है, इसमें हम वर्किंग लोड को बेस मानते हैं, बेस बनाकर, ठीक है। वर्किंग लोड के आधार पर क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। जो भी हमारा मेंबर होता है उसको हम वर्किंग लोड के अकॉर्डिंग, जो उस पर लोड आ रहा है, कितना वर्किंग लोड उस पर आ रहा है, ठीक है। वर्किंग लोड क्या होता है कि जो लोड उस पर कार्य कर रहा है वो लोड हमारा क्या करता है, वर्किंग लोड कहलाता है। नाम से पता चल रहा है कि जो लोड उस पर कार्य कर रहा है, ठीक है, वो हमारा वर्किंग लोड कहलाता है। तो वर्किंग लोड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, डिजाइन करता है कोई आरसीसी मेंबर को, तो वो हमारा WSM मेथड कहलाएगा, ठीक है। और लिमिट स्टेट मेथड, वैसे अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड क्या होता है कि अल्टीमेट स्ट्रेस में क्या होता है कि जो उस पर लोड आ रहा है उसका पूर्णतः पूरी रूप से हम क्या करते हैं उसका लाभ उठाते हैं कि कितना लोड आ रहा है। जैसे हमारा कोई मेंबर है, ये मेंबर मान लेते हैं अगर है, इस पे अगर ये मेंबर 40 किलोमीटर का लोड सहन कर सकती है तो हम इस पे 40 किलोमीटर का लोड देंगे, ठीक है। इसी के लिए हम डिजाइन करेंगे, जबकि वर्किंग स्ट्रेस में इतना नहीं होता, लिमिट स्टेट में ये चीज नहीं होता। अगर इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी में लगा देते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, लिमिट स्टेट में तब में क्या करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जैसे 40 किलोमीटर का लोड आ रहा है तो इसके लिए क्या करते हैं हम लिमिट स्टेट, वो सॉरी WSM में क्या करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं। उसका जितना ये स्ट्रेस आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं इसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। अगर ये 40 किलोमीटर का लोड सहन कर सकती है तो ये जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद आएगा उतने के लिए, जैसे अगर उसको हमको क्या करना 40 किलोमीटर का लोड सहन करवाना है, ठीक है, 40 किलोमीटर का लोड सहन करवाना है तो इसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसके लिए क्या करेंगे इसको डिजाइन कर देंगे, ठीक है। तो यही सेम चीज क्या करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में करते हैं, सेम चीज, बस केवल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो डिफरेंस होता है। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ और लेते हैं, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ और लेते हैं, बाकी चीजें वही होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये हो गया वर्किंग स्ट्रेस मेथड और ये हो गया अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड। अब हम बात करते हैं इसके लिमिट स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, अगर लिमिट स्टेट मेथड की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार की स्टेट होती हैं, देखिए दो प्रकार का स्टेट होता है। एक क्या होता है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है, जिसके लिए क्या करते हैं हम डिजाइन करते हैं, और दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है। इन दो चीजों के लिए इसमें हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं निपात की सेवा, निपात की सीमांत अवस्था, ठीक है। हिंदी मत याद कीजिए क्योंकि ऐसी हिंदी इसमें आपको मिल जाएगी कि याद ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इंग्लिश में अगर समझने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो पहला क्या होगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दूसरा क्या होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक। इन दोनों के लिए क्या करते हैं हम इसको डिजाइन करते हैं लिमिट स्टेट मेथड्स को, ठीक है। अब जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं इस टॉपिक से, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस टॉपिक से आपका क्या होता है, केवल ये आता है कि WSM और LSM में क्या अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस आता है अक्सर। तो अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक, इतना आपको समझ आएगा कि लिमिट स्टेट क्या होता है, वर्किंग स्टेट क्या होता है और अल्टीमेट स्टेट क्या होता है, ठीक। अब बात करते हैं कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन WSM मतलब कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड और डिफरेंस बिटवीन WSM एंड LSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड और जो लिमिट स्टेट मेथड है, इन दोनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक। डिफरेंस बिटवीन WSM एंड LSM, ठीक है। तो एक तरफ आप लोग हेडिंग लगाएंगे WSM और एक तरफ हेडिंग लगाएंगे LSM, ठीक है। अब सबसे पहले हेडिंग कि व्यवहार कैसा, ये बिहेव कैसे, इनका बिहेवियर कैसा होगा, तो अगर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो प्रतिबलों का वितरण होता है, प्रतिबलों का वितरण मतलब जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है WSM में लीनियर होता है, जबकि
इसमें क्या होता है कि ये नॉन लीनियर होता है एलएसएम में, ठीक है। एक सेकंड, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर इज लीनियर। एक सेकंड आप लोग रुकेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रेस सिस्टम बिहेवियर लीनियर होता है, और इसमें क्या होता है नॉन लीनियर, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, होता है डब्ल्यूएसएम इज आल्सो नोन एज इलास्टिक मेथड, ठीक है, जबकि इसको प्लास्टिक मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको इलास्टिक मेथड, और ये क्या होता है प्लास्टिक मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। थर्ड अगर पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जो कंक्रीट की प्रकृति होती है, ठीक है, जो डिजाइन के लिए कंक्रीट में प्रत्यास्थ माना जाता है, क्या होता है इसमें जो डिजाइन करते टाइम क्या करते हैं, कंक्रीट को क्या करते हैं इलास्टिक मान लेते हैं, जो वास्तव में नहीं होता है। ये सब इसमें क्या होता है डिमेरिट्स फ्री होते हैं, और मेरिट और डिमेरिट दोनों इसमें होता है, ठीक है, दोनों में मेरिट और डिमेरिट होता है। इसको क्या करते हैं कंक्रीट को क्या करते हैं इसमें इलास्टिक मान लेते हैं, जो कि वास्तव में होता नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कंक्रीट को फेल होने से पहले इलास्टिक, मतलब कि फेल होने से पहले इलास्टिक से प्लास्टिक स्टेट में आ जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कंक्रीट क्या होती है पहले फेल होने से पहले, फेल से पहले क्या होता है इलास्टिक से प्लास्टिक स्टेट में आती है, मतलब कि पहले इलास्टिक रहेगी, इलास्टिक इन नेचर शो करेगा, फिर जब फेल होने से पहले क्या होगा ये प्लास्टिक इन नेचर बिहेव करेगा, उसके बाद फिर क्या होगा ये फेल होगा। ये होता है क्या एलएसएम में, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, तो जो संरचना और भारों का निर्धारण वो सरल पड़ता है, इसमें जो लोड आता है वो इजी होता है, जो कितना लोड आएगा इन चीजों को कैलकुलेट करना वो चीज क्या होता है इजी होता है किसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। और ये क्या होता है कि हुक्स लॉ को फॉलो करता है, ओबे हुक्स लॉ, ठीक है। ये नहीं फॉलो करता है, ये नहीं फॉलो करता है, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, आप इसको चाहे तो, ठीक है। हुक्स लॉ, ठीक है, ये हो गया। और अगर इसमें बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, ठीक है, वो कार्यकारी जो वर्किंग स्ट्रेस को निर्धारित करने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का प्रयोग किया जाता है। क्या इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का प्रयोग किया जाता है, इसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी और इसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो कितना होता है अगर बात कर लेते हैं, ठीक है। कंक्रीट के लिए कितना होता है 3, जबकि स्टील के लिए कितना होता है 1.78। और इसमें अगर बात कर लेते हैं कंक्रीट के लिए कितना होता है 1.5 और स्टील के लिए कितना होता है 1.15। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों में यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो होता है ये अनइकोनॉमिकल होता है, मतलब कि जो मितव्ययी नहीं होता है, अनइकोनॉमिकल मतलब कि ये खर्चीला होता है, मितव्ययी नहीं होता, जबकि ये इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है जो डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग अगर हम कोई सेक्शन को डिजाइन कर रहे हैं
तो वो बहुत हैवी सेक्शन हो जाता है, इसलिए ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है। जब सेक्शन हैवी हो जाएगा, ठीक है, जब सेक्शन हैवी हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें कंक्रीट ज़्यादा लगेंगी, फिर स्टील ज़्यादा लगेंगी, इसलिए ये अनइकोनॉमिकल सेक्शन हो जाता है। और ये क्या होता है, इकोनॉमिकल सेक्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें जितना हमको आवश्यकता होता है उसी प्रकार से ये डिजाइन होती है। ठीक है, ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। ये हमने समझा कर आपको लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए, क्या आपने नोट कर लिया होगा इतना, ठीक है। चूंकि मैराथन सेशन है इसलिए आपको फास्ट चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। और चीज़ों अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा फिर, ठीक है। ये होगा डिफरेंस दोनों में। अब टाइप्स ऑफ रेनफोर्स स्टील जो होता है, स्टील हमारे कितने प्रकार के होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेनफोर्स, आरएफ को मतलब रेनफोर्स्ड स्टील, ठीक है। सबसे पहला माइल्ड स्टील, दूसरा मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है, या फिर मीडियम टेंसाइल स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील। थर्ड HYST बार होता है, ठीक है, HYST, ठीक है। HYST क्या होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, ठीक है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, ठीक है। ये होता है क्या, HYST बार। ये 3 प्रकार की स्टील होता है। अब अगर माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो माइल्ड स्टील को किससे डिनोट करते हैं, Fe250, Fe250, ये होगा हमारा माइल्ड स्टील हो गया। मीडियम टेंसाइल स्टील जो होता है वो हमारा कहता है, इसका कोई ग्रेड वैसे डिफाइन नहीं किया गया। और जो HYST बार होता है ये Fe415, Fe415 और Fe500, ठीक है, ये जो होता है। अब Fe415 या फिर 250 का मतलब क्या होता है, Fe मतलब कि आयरन को डिनोट कर रहा है कि ये स्टील है। और 250 का क्या मतलब होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर यील्ड स्ट्रेस हो सकते हैं, ये इन दोनों का मतलब होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टील कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिनोट करना चाहें, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना चाहें तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनेगा, किसका, माइल्ड स्टील का। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनता है वो आप अच्छे से जानते हैं। और 415 का कैसे बनता है और 550 का कैसे बनता है, इसको अगर हम देखते हैं, यहाँ पे छोटा सा हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, रफली ड्रॉ कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये होता है। अब अगर 250 की देखते हैं तो 250 यहाँ पे ये ऐसे आ जाता है, ठीक है, ये ऐसे आता है, फिर ये ऐसे फ्रैक्चर होता है, यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है, ठीक है। और जो हमारा क्या होता है, फिर 415 की अगर बात करते हैं तो 415 कैसे होता है, 415 ऐसे होता है। और 500 की बात करते हैं तो 500 कुछ ऐसे होता है। ये Fe500, Fe415 और ये Fe250, ठीक है। और भी हमारे होते हैं, लेकिन ये जनरली जो पहचान में आते हैं, जो हमको पता होता है, ये चीजें होती है, ठीक है। अब जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आगे, जो अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर्स में उनके बारे में बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा कि जो WSM होता है, LSM होता है, इन सब के बारे में ये इंट्रोडक्शन रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते तो आगे जो हमारा चैप्टर नंबर 1 शुरू होता है उसके बारे में, जो जहाँ से चीजें आपको आती हैं उनके बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है। आपकी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन रहा हल्का सा कि क्यों हम आरसीसी मेंबर को डिजाइन करते हैं, कौन कौन से प्रकार के स्टील होते हैं जो हम यूज करते हैं किसी आरसीसी में। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर करके दीजिए, ठीक है। जो कंक्रीट होता है और स्टील होता है, हम इसका यूज क्यों करते हैं एक साथ, हम जो आरसीसी होता है, आरसीसी मेंबर में स्टील का ही यूज क्यों करते हैं, ठीक
ठीक है। रेनफोर्समेंट के रूप में स्टील का यूज क्यों करते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर तो हम दे रहे हैं क्योंकि उसका थर्मल कोफिशिएंट जो होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक होता है, वो सेम होता है, लगभग सेम होता है, लेकिन बराबर नहीं होता, वो लगभग सेम माना जाता है। अब आप कमेंट करके बताइए थे कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील, आप इसको कमेंट करके बताइएगा हमको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे लिए कहा, आप लोग इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जिसमें हम बात करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है, अगर हम कोई भी सेक्शन को डिजाइन कर रहे हैं, आरसीसी मेंबर किसी मेंबर को डिजाइन कर रहे हैं, तो कौन कौन से एजम्पशंस होते हैं। जैसे क्या होगा, आपने हुक्स लॉ पढ़ा, उसका एजम्पशंस पढ़ा, आपने पढ़ा था कि फ्लेक्चरल बेंडिंग स्ट्रेस का पढ़ा था, ठीक है। प्योर बेंडिंग क्या होता है आपने शो में पढ़ा था, आपने वहां पे उसके एजम्पशंस देखे। रैंकाइन थ्योरी आपने पढ़ा, उसके एजम्पशंस देखे, सबके एजम्पशंस देख लिए, जिसमें आपको मेरिट और डीमेरिट दोनों बताया जाता है। एजम्पशंस मतलब क्या, मान्यताएं मतलब क्या होती है कि जो चीज नहीं है उसको हम मान ले रहे हैं। एक तरह से डीमेरिट ही ये होता है, एक तरह से क्या होता है, ये डीमेरिट होता है कि जो चीज नहीं होती हम उसको मान लेते हैं, वो एजम्पशंस कहलाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के जो कौन कौन से एजम्पशंस होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजम्पशंस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। कौन कौन से एजम्पशंस होते हैं, सबसे पहले तो क्या होता है, ठीक है, कोई भी जो क्रॉस सेक्शन होता है वो बंकन से पूर्व समतल, तब बंकन के बाद भी समतल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कि कोई भी सेक्शन है, आरसीसी सेक्शन है, क्या आरसीसी सेक्शन है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं, ये सेक्शन हम देख रहे हैं, ठीक है, ये सेक्शन जो हम देख रहे हैं इसको हम देखते हैं, ये क्या होता है, प्लेन होता है। और अगर हम इसको बेंड कर देते हैं तो भी, अगर इसका सेक्शन हम काटते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, हमारा प्लेन ही नजर आता है, ठीक है। ये एजम्पशंस है, ठीक है। क्या होता है कि कोई भी सेक्शन अगर बेंडिंग से पहले समतल है तो बेंडिंग के बाद भी समतल होगी, ये पहली जंक्शन हो गई। दूसरी जंक्शन क्या होती है कि कार्यकारी सीमा के अंदर क्या होता है, कंक्रीट और इस्पात पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ मान लिए जाते हैं, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, मान लिए जाते हैं, होता नहीं, मान लिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है कि बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग, बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग क्रॉस सेक्शन इज प्लेन, ठीक है, मान लिया हमने, ठीक है। ये होगा पहला। दूसरा बात कर लेते हैं, तो दूसरा क्या होता है, within working stress method concrete and steel are considered to be perfectly elastic within working limit, steel and concrete to be assumed perfectly इलास्टिक, ठीक है। ये होगा, हिंदी वाले भी समझिएगा कि पहला क्या होगा, बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद जो क्रॉस सेक्शन होगा वो प्लेन होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि वर्किंग जो लिमिट है, मतलब कि हिंदी क्या हो जाएगी इसकी, कार्यकारी सीमा के अंदर विद इन वर्किंग लिमिट स्टील एंड कंक्रीट टू बी एज्यूम परफेक्टली इलास्टिक, मतलब कि पूर्णतः प्रत्यास्थ मानी जाती है, ठीक है। जो स्टील था और कंक्रीट था वो पूर्णतः
प्रत्यास्थ मानी जाती है। अगर हम थर्ड पॉइंट बात करते हैं तो जो कार्यकारी भार होता है, जो वर्किंग लोड होता है इस्पात और कंक्रीट का प्रतिबल विकृत मतलब स्ट्रेस सिस्टम जो रिलेशनशिप होता है एक सरल रेखा होती है। ये तो हमने आपको डिफरेंस में भी बताया है। तो स्ट्रेस सिस्टम का होगा वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रेन कर्व विद स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन इसको बता दिया। और अगर फोर्थ की बात करते हैं तो सभी जो टेंसाइल स्ट्रेस और जो रेनफोर्स जो क्या फोर्थ क्या हो जाएगा, उन्होंने फोर्थ में क्या कहा कि जो सभी टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम आरसीसी मेंबर डिजाइन कर रहे हैं, आरसीसी मेंबर में क्या होगा, कंक्रीट भी होगा और स्टील भी होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, वर्किंग स्ट्रेस में उन्होंने क्या कहा, जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा वो क्या करेगा, केवल स्टील बियर करेगा, मतलब स्टील सहन करेगा किसको, टेंसाइल स्ट्रेस को, और जो कंप्रेशन स्ट्रेस होगा उसको क्या करेगा, कंक्रीट बियर करेगा, ये इन्होंने कहा। जबकि ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो कंक्रीट में भी जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो भी टेंसाइल स्ट्रेस को बियर कर सकता है, और सेम ऐसे हमारा स्टील में भी होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो केवल स्टील बियर करेगा और कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो होगा वो केवल कंक्रीट बियर करेगा। ये हो गया, इन्होंने बोल दिया चौथा पॉइंट। और पांचवें पॉइंट की बात करते हैं तो पांचवें में क्या होता है, कंक्रीट और इस्पात में जो बॉन्ड होता है इस्पात की प्रत्यास्था सीमा के परिपूर्ण होता है, ठीक है। जो बॉन्ड होता है वो इलास्टिक लिमिट के क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है जो बॉन्ड होता है इन लोगों का, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करते हैं, जो इसमें प्रत्यास्था मापांक होता है, कंक्रीट और जो स्टील और कंक्रीट का जो प्रत्यास्था मापांक होता है वो ईएस और ईसी के अनुपात होता है, ठीक है। जो प्रत्यास्था मापांक क्या होता है, मॉडुलस ऑफ प्रत्यास्था मापांक मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में आता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, और इसको हम एक तरह से और ले सकते हैं 280/3 सिग्मा सीवीसी। अब सिग्मा सीवीसी क्या है, स्ट्रेस बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस, बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस ये होता है, परमिसिबल कंप्रेशन स्ट्रेस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर हाँ, परमिसिबल जो कंप्रेशन स्ट्रेस होता है ये सिग्मा सीवीसी को होता है, ठीक है। ये होता है प्रत्यास्था मापांक, ठीक है। अब चाहे इसको आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, जो एग्जाम में आपका आता है वो अक्सर ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये होगा मापांक अनुपात, या फिर हाँ इसको मापांक अनुपात बोल देते हैं, ठीक है। मॉडुलर रेशियो, ठीक है, मॉडुलर रेशियो ये होता है, क्या होता है, मॉडुलर रेशियो मापांक अनुपात, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, तो जो ईएस यहाँ पे होता है, ईएस का मान कितना होता है, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना होता है 2 × 10⁻, यंग मॉडुलस कितना होता है 10⁵, और जबकि ईसी होता है 5000√fck, ये हमारा होता है। और इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा निकल के आता है, ठीक है, 280 सिग्मा सीवीसी। अब जैसे हमको क्या करना है, ज्ञात करना है कि जो M15 ग्रेड का जो कंक्रीट होता है उसका जो मापांक गुणांक कितना होता है, वो कितना होता है। तो सिग्मा सीवीसी कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे M15 हो गया, देखिए यहाँ पे M15 ग्रेड का हमारा कंक्रीट हो गया। अब इसका मापांक गुणांक कितना होगा, मापांक अनुपात कितना होगा, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सिग्मा सीवीसी कितना था, सिग्मा सीवीसी इसका कितना था 15/3, ये हमारा सिग्मा सीवीसी होता है। तो यहाँ से आएगा 5, और हमको क्या ज्ञात करना है, M ज्ञात करना है, तो M 280/3 × 5, मतलब कि 280/15 आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये होता है। और जो एम का जो मान होता है कंक्रीट की ग्रेड के अनुसार 7 से 31 तक बदलता रहता है। जो इसकी रेंज अगर बोल सकते हैं, रेंज कितना होता है 7 से 31 के बीच में, ये कितना होता है मापांक रेशियो होता है। ठीक है, आपको ये चीजें आपको समझ में आएगी, एजम्पशंस क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ये हो गई एजम्पशंस की बात। अब हम आगे का बात कर लेते हैं। तो जो आरसीसी बीम होता है, अब एक चीज बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं। हमारे जो स्ट्रेस होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे सभी स्ट्रेस में स्ट्रेस आप जानते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कितने प्रकार की स्ट्रेस होती है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस। ठीक है, तो उसको बताने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटरनल फोर्स होता है, ये आप याद रखिएगा। ये चीजें हम आपको सो में अच्छे से बताए हुए हैं कि क्या होता है कि स्ट्रेस मेनली क्या होता है। लोग बोल देते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन ये नहीं होता। क्या होता है ये हम आपको वहाँ पे बता चुके हैं, तो यहाँ पे उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, दूसरा सेफ एंड वर्किंग या फिर जिसको हम डिजाइन स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, और एक होता है एक्चुअल स्ट्रेस। ये इन तीनों बारे में आप जानिएगा। एक अल्टीमेट हो गया, दूसरा सेफ वर्किंग या फिर इसी को डिजाइन स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं, और जो थर्ड होता है एक्चुअल स्ट्रेस। अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम कितना आ रहा वो एकदम लास्ट पोजीशन तक। अगर आप 10 किलो का वजन उठा सकते हैं तो आपको 10 किलो दे दिया जाए तो वो अल्टीमेट हो जाता है। सेफ मतलब कि आप 10 किलो का उठा सकते हैं, आपको 7 किलो का दिया जा रहा, 8 किलो का दिया जा रहा, 9 किलो का दिया जा रहा, मतलब कि आप सेफ हैं और आसानी से उठा सकते हैं। और एक्चुअल मतलब आपको कितना दिया जा रहा है वो आपका एक्चुअल स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्ट्रेस के बारे में हो गया। ठीक है, मॉडुलर रेशियो आपको आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या आपका अब टाइप्स ऑफ बीम हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम के बारे में अगर बात करते हैं, बीम कितने प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, और एक होता है क्या डबली रेनफोर्स्ड बीम। एक सेकेंड, आरसीसी बीम सब्जेक्टेड टू फ्लेक्सुरल लोड। ठीक है, आनवन भारित प्रबलित कंक्रीट धारण, तो वो कितने प्रकार, तो अगर कोई आनवन वाला फ्लेक्सुरल लोड लगा तो उसके बेसिस पे कितने प्रकार की हमारी बीम्स होती है। बीम्स के बारे में अगर बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ बीम, एक होता है किस प्रकार की उसमें रेनफोर्समेंट यूज की जा रही है उसके अकॉर्डिंग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, और एक होता है डबली रेनफोर्स्ड बीम। अब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है, ये बीम का कोई क्रॉस सेक्शन है, ये न्यूट्रल एक्सिस होती है। अब आपको बात करेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। अगर यदि यहाँ पे बीम आपको समझाते हैं, ये कोई बीम है, ठीक है। अब बीम पे क्या कर रहा है, कोई लोड लग रहा है, कोई लोड लग रहा है, ये कोई लोड लग रहा है बीम पे, ठीक है। तो बीम पे जब कोई पॉइंट लोड लगे तो ये क्या ऐसे बेंड होगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कैसे, हाँ ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये टेंशन होगा और यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे, ऐसे, ठीक है, ये आप ऐसे मड़ेंगे तो ठीक है, ऐसे मड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन होगा और यहाँ पे कंप्रेशन होगा। जो ऊपर वाले फाइबर होता है, ऊपर वाले फाइबर पे कंप्रेशन होता है और नीचे वाले फाइबर पे क्या होता है, टेंशन होता है। लेकिन एक ऐसा फाइबर होगा बीच में जिसपे ना तो कंप्रेशन होगा ना तो टेंशन होगा, मतलब कि वहाँ पे जीरो होगा, तो उसी क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा बीम जिसमें क्यों क्या करते हैं, टेंशन मतलब कि
जो टेंशन फाइबर होता है, फिर टेंशन भाग होता है, उसमें क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट लगाते हैं, तो वो क्या होगा, सिंगली रेनफोर्समेंट होगा। लेकिन अगर कंप्रेशन मेंबर में क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, जो कंप्रेशन सेक्शन होता है उसमें क्या करते हैं, रेनफोर्स लगा देते हैं, तो वो हमारा डबल रेनफोर्स बीम हो जाता है। यहाँ पे कुछ हम टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, देखिए, एक होता है इफेक्टिव कवर होता है, एक होता है क्लियर कवर होता है, जो आपके एग्जाम बहुत काम का होता है। ये आप याद रखिए, ये जो स्टील यूज किया जा रहा है, स्टील के बॉटम से ये कैसे यूज किया जा रहा है, ये जो होता है, ठीक, इसको, इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, जूम करके यहाँ पे बना दिए, ठीक है। तो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है क्लियर कवर। लेकिन इसके मिड से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको बोल देते हैं हम इफेक्टिव कवर। ये शुद्ध आवरण बोलते हैं, इसको प्रभावी आवरण बोल देते हैं, इफेक्टिव कवर। ये तो आपको बता ही दिया, न्यूट्रल एक्सिस होता है, न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ठीक है। और क्या क्या चीजें होती हैं, और अगर बात करते हैं तो इसको हम AST बोलते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील, और ये होता हमारा एरिया ऑफ स्टील को AST लिख देते हैं, एरिया ऑफ, मतलब कि एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ASC, ठीक है। ये हमारे इस तरह से लिख देते हैं। ये हमारा टेंशन क्या होता है, तनन क्षेत्र, और ये कंप्रेशन क्षेत्र होता है, एरिया, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो कि आपको जानना जरूरी थी, ठीक है। ये सिंगली WIF का कुछ समझ आएगा। अगर यहाँ पे ये जो कंप्रेशन क्षेत्र है, जो कंप्रेशन में नहीं लगा होता है, जो रेनफोर्समेंट में नहीं लगा होता, तो हमारा क्या होता है, सिंगली जाता है। अगर दोनों में लगा होता है तो हमारा डबली हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम अब बात करते हैं, ठीक है, अब न्यूट्रल एक्सिस की यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि बल शून्य रेखा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो बल, इसी को बल शून्य रेखा बोल देते हैं, जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, इसी को हम बल शून्य रेखा बोल देते हैं। अब इसकी डेप्थ कि यहाँ से कंप्रेशन से या फिर टेंशन से कितनी डेप्थ पे होगी, ठीक है। और एक चीज आप याद रखिए, ठीक है, क्या चीज आपको याद रखना है, एक सेकेंड, यहां से लेके यहां तक, टॉप फाइबर से बॉटम फाइबर तक, इसको कैपिटल D से हमेशा लिखते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, कुल गहराई, ओवरऑल डेप्थ। जबकि यहाँ से इसके सेंटर से लेके यहाँ से, मतलब कि यहाँ से इसके सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको इफेक्टिव डेप्थ बोल देते हैं। क्या इफेक्टिव डेप्थ है, इसको स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ आप हमेशा रखिए, यही चीज़ आपके जो कोई जो फॉर्मूला जो वहाँ पे ये चीज़ें यूज होंगी, ठीक है। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि जो डेप्थ होता है, ठीक है, जो डेप्थ होगा न्यूट्रल एक्सिस की, जो डेप्थ होगी, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये हमारा D-x हो जाएगा सेंटर तक, ठीक, कहाँ तक, सेंटर तक। कितना हो जाएगा, D-x हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या करना है, तो यहाँ से ये x की वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसको ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके बारे में दो फार्मूलाज होते हैं, ठीक। वो फार्मूला को मैं अभी डेराइव नहीं करेंगे, फार्मूला को हमने जो कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ तो वहाँ पे आपको डेराइव किया हुआ दिया गया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, आपको वहाँ पे RCC लेक्चर के नाम से, जो RCC के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को आप ओपन कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे एक एक करके, तो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब न्यूट्रल एक्सिस होता है,
उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दो प्रकार की होती है, ठीक है। क्या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक क्रिटिकल, इन दोनों से क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, आना ही आना, ठीक, इसलिए आप इनको अच्छे से याद रखिएगा जो फॉर्मूला है, ठीक। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्या क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बोल सकते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अगर हमको क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस याद करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसकी बात करते हैं तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है, ठीक है। 4-5 मिनट का एक कोई वीडियो हमने बनाया था, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, एम सिग्मा सी बी सी टू डी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, ये होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। और दूसरा क्या होता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्या होता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे याद करते हैं, अभी बताते हैं इसमें क्या क्या चीजें क्या डिनोट कर रही हैं, ठीक है। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, इसको याद करने के लिए बी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू, ठीक है, एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स। ये होता है क्या, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूंकि द्विघातीय समीकरण होता है तो इसको ध्यान करने के लिए देखते हैं हम सीधा 4 फार्मूला। सीधा 4 फार्मूला क्या होता है, अब अगर हम सीधा 4 फार्मूला की बात करते हैं तो वो क्या होता है, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये क्या होता है, ये होता है हमारा कि श्रीधरा 4 सूत्र ये हमारा होता है, क्या श्रीधरा 4 सूत्र। ये होता है हमारा श्रीधरा 4 सूत्र, जिससे हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक। अब हम एक फिगर बनाते हैं जिसमें सारी चीजें डिनोट करते हैं। ये स्टील लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा टोटल डी होता है, कैपिटल डी, और ये हो जाता है स्मॉल डी। ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। इसको हमने एक्स मान लिया है, इसी एक्स की वैल्यू ये निकाल के रखा हमने। और ये क्या हो गया, ये हो गया डी माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और क्या चीज छूट रही है, सिग्मा एस टी, सिग्मा सी बी सी, इसका जो स्ट्रेस होगा वो सिग्मा सी बी सी होगा, ये हमारा सिग्मा एस टी हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा क्या है यहाँ पे, ए एस टी, एरिया ऑफ स्टील, ये क्या हो जाएगा, ए एस टी, ये हमारा हो जाएगा था, ठीक है। ये बी हो जाता है, मतलब बिट्स हो जाता है टोटल, ठीक है। और क्या चीज छूट रही, एम क्या होता है, एम मॉडुलर रेशियो होता है, क्या मॉडुलर रेशियो होता है, एम जो होता है वो मॉडुलर रेशियो होता है। और डी हो गया, एक्स हो गया, ठीक, बी हो गया, एम हो गया, सिग्मा सी बी सी हो गया, स्मॉल डी हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। तो इन दो फार्मूला के क्या करते हैं, इन दोनों फार्मूला से क्या करते हैं हम, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस याद करते हैं। अब इन दोनों के आधार पर क्या करते हैं, क्रिटिकल जो न्यूट्रल एक्सिस होता है और जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है, इन दोनों के बेसिस पे क्या करते हैं हम, इसको आप एक्स सी लिख लीजिएगा, इसको आप एक्स ए लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब इन दोनों के बेसिस क्या करते हैं हम, फिर से बीम को तीन मतलब कि प्रकार से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। अब अगर इनके बेसिस पे याद करते हैं कि किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, अगर उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो
इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हम यहाँ पे नहीं कराना। क्वेश्चंस के अगर आप कमेंट करेंगे बोलेंगे तो आप सभी का एक अलग से सेशन रख लिया जाएगा जो केवल न्यूमेरिकल होगा, जिसमें सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो वो आप सभी को कराई जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और क्या होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक हमारा एक टर्म आ जाता है क्या, लीवर आर्म। अब लीवर आर्म क्या होता है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, लीवर आर्म की। लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म जिसको हम उत्तोलक भुजा बोल देते हैं। क्या, उत्तोलक भुजा। लीवर आर्म मतलब कि क्या, उत्तोलक भुजा। कुल संपीड़न बल तथा कुल त्वरण बल के क्रिया बिंदु जो लाइन ऑफ एक्शन था कि मध्य लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, उत्तोलक भुजा बोल देते हैं। ठीक है, अब ये उत्तोलक भुजा होता क्या है, अगर इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या होता है, सेक्शन होता है। अब सेक्शन का क्या करते हैं हम, यहाँ पे बना लेते हैं कि जो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो अगर इसको है ये वैसे इधर बनता है, लेकिन हम इधर अगर बनाते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये इसके सीध में होता है। ठीक है, यहीं तक बनता है ये। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, इसका स्ट्रेन कर्व। ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस जहाँ पे क्या होता है हमारा 0 होता है। ये हो गया सिग्मा CBC, सिग्मा ST। ठीक है, ये चीज हो गया। और क्या चीज है, अब देखिए क्योंकि इसका जो क्या होगा, जो टेंशन होगा वो कहाँ पे काम करेगा, वो इस दिशा में काम करेगा, जबकि कंप्रेशन का इधर काम करता है। ठीक है, ये क्या होता है, इधर काम करता है। ठीक है, ये सिग्मा ST बाई M होता है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म क्या होता है, ये डेप्थ आपको क्या होता है। अब ये देखिए इसका न्यूट्रल एक्सिस ये ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे काम करेगा, वहाँ से यहाँ से XY30, ये हमारा एक्स डिस्टेंस होता है। और ये हमारा जो ये होता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये D होता है। तो ये कितना हो जाएगा, D माइनस एक्स हो जाएगा। तो लीवर आर्म का होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस ये होती है, ये हमारी क्या कहलाती है, लीवर आर्म कहलाती है। तो लीवर आर्म कितना हो जाएगा, लीवर आर्म क्या करते हैं हम जेड से प्रदर्शित देते हैं। तो लीवर आर्म जो होता है वो D माइनस ये हमारी क्या होगी, D होगी। और यहाँ से ये जो काम कर रहा है ये x/3 पे काम कर रहा है, कितना, x/3। तो D में से क्या करेंगे, x/3 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा z निकल के आ जाएगा, D माइनस x/3। ये हमारा क्या होता है, लीवर आर्म होता है। तो यहाँ से हम इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि कुल संपीड़न बल कहाँ काम कर रहा है, कुल संपीड़न बल यहाँ से टॉप फाइबर से x/3 डिस्टेंस क्या कर रहा है, कुल संपीड़न बल कार्य कर रहा है। तो कुल संपीड़न बल का कुल तनन बल कहाँ काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है। कुल तनन बल मतलब टेंसाइल फोर्स के क्रिया बिंदु जो लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर होगा और इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर होगा। ठीक है, इसका इधर होगा और इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल लाइन ऑफ एक्शन के मध्य लंबवत, इन दोनों के मध्य लंबवत दूरी होती है, इन दोनों के मध्य जो लाइन ऑफ एक्शन कंप्रेशन का और जो लाइन ऑफ एक्शन टेंशन का, इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है वही हमारा क्या, लीवर आर्म कहलाता है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, D माइनस क्या करेंगे, यहाँ से हम x/3 माइनस कर देंगे तो हमारा लीवर आर्म निकल के आ जाता है। ठीक है, आपकी ये चीज आपको समझ में आ गई, लीवर आर्म हो गया। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक टर्म और आ जाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस करके भी इससे आते क्या होगा। अब जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है इसके फॉर्मूले बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो याद करना आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो तो हमको पढ़ना पड़ेगा ना। तो हम बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की MR से जिसको प्रस्तुत करते हैं क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम MR से प्रदर्शित करते हैं।
अब अगर एम आर का फार्मूला आप लिखना चाहें, ठीक है, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, अब मोमेंट क्या होगा, अब अगर हम इस पे मोमेंट याद करें, टेंशन मेंबर पे मोमेंट, इस पे मोमेंट है, देखिए मोमेंट क्या होता है, ठीक है, आप ही बताएं मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या होता है, मोमेंट होता है। तो फोर्स, एक फोर्स हमारा टेंसाइल फोर्स लग रहा है, एक कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, तो हम टेंसाइल फोर्स याद कर रहे हैं, तो टेंसा इस पे मोमेंट लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, एम आर बराबर, यहाँ से अगर हम इसको सी लिखते हैं, इसको टी लिखते हैं, तो सी इंटू जेड हो जाएगा, ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ पे लेते हैं मोमेंट, तो क्या हो जाएगा, टी इंटू जेड हो जाएगा, ठीक, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जेड है, मतलब कि लीवर आर्म, और लीवर आर्म की वैल्यू कितनी है, डी माइनस एक्स बाई 3, ये होता है क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब आप क्या कहते हैं, कंप्रेशन कंक्रीट का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करते हैं, जो कंप्रेसिव कंक्रीट होता है उसका क्या होता है मोमेंट ऑफ, सबसे पहले कर देते हैं, यहाँ से एम आर क्या होगा, जो कंप्रेशन के लिए, ठीक है, कंप्रेसिव ठीक है, अगर कंप्रेसिव क्या कहते हैं, कंप्रेसिव कंक्रीट की बात करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कंप्रेसिव कंक्रीट, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी एक्स सिग्मा सी बी सी अपॉन में 2, ये तो हमारा क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, ठीक है, कंप्रेशन जो लोड हो गया। अब जेड का मान क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स बाई 3, ये हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, एक फॉर्मूला तो ये होगा। दूसरा फॉर्मूला अगर हम याद करते हैं, बी याद करते हैं टेंसाइल स्टील के लिए, टेंसाइल स्टील के लिए अगर याद करते हैं तो एम आर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे टेंसाइल स्टील की याद करें तो यहाँ पे सिग्मा सी बी सी नहीं यूज होगा, यहाँ पे ए एस टी, सिग्मा एस टी और ए एस टी यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3, ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाता है। आप ये दोनों फॉर्मूला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हो जाता है एग्जाम्स में, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आसरी के कमेंट्स आएंगे तो इन सब का क्या होगा, आसरी का एक जो न्यूमेरिकल वीडियो है, जो न्यूमेरिकल लेक्चर है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आप सभी ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब कितना परसेंटेज ऑफ स्टील कितना डालेंगे, हम आरसीसी जो सेक्शन बना रहे हैं, आरसीसी सेक्शन में कितना परसेंटेज ऑफ स्टील डालेंगे आप बताइए, उसको भी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ये सब जब आप डिजाइन करेंगे, जैसे आप सिंगल रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, डबल डिजाइन कर रहे हैं, टी बीम डिजाइन कर रहे हैं, स्लैब डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, इन सब का काम पड़ेगा, इसलिए ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ स्टील भी याद करना हो कि आपको कितना परसेंट स्टील डालना है अगर कोई आप सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील की, अगर बात कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील आरसीसी, ठीक है। परसेंटेज ऑफ स्टील में अगर आरसीसी की बात करते हैं कितना डालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल टू AST एरिया ऑफ स्टील इंटू कितना, क्या विड्थ इंटू लेंथ, मतलब कि स्टील का एरिया कितना है और पूरे सेक्शन का एरिया कितना है इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ स्टील निकल के आ जाता है, ठीक है। और अगर हमको AST याद करना, ठीक है, विड्थ और डेप्थ तो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, लेकिन डी यहाँ पे समझिएगा, डी क्या है, यहाँ पे जो इफेक्टिव डेप्थ होता है वो इफेक्टिव डेप्थ होता है, ठीक है। और हमको एरिया ऑफ स्टील अगर याद करना, तो एरिया ऑफ स्टील हम कैसे याद करेंगे, तो एरिया ऑफ स्टील याद करेंगे हम, हमारे पास क्या होता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मूला का आप चेंज कर लीजिए, P इंटू बी इंटू डी अपॉन 100, ये होता है एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, कितना एरिया हम स्टील का प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब क्लासेस ऑफ आरसीसी बीम, जो आरसीसी, ये आपको समझ में आ गया, ठीक, समझ में आ गया तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिएगा, ठीक, आपके ही काम आएगा, हमारे काम नहीं आएगा। आप वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा दोस्तों के पास जाएगा आपका, और
उतने ज़्यादा आप सभी के दोस्तों को फायदा होगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा कि परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसीसी। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं कि क्लासेस ऑफ आरसीसी। अभी हमने आपको पढ़ाया ना क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब इनके बिहाफ पे क्या करते हैं हम, जो आरसीसी बीम होते हैं उनको कई श्रेणियों में विभाजित करते हैं, कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कई पार्ट मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्लासेज ऑफ, हेडिंग लगेगा क्लासेज ऑफ आरसीसी बीम्स। सबसे पहला क्या हो जाता है, सबसे पहला ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, या इससे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या हो जाता है, सबसे पहला बैलेंस ऑफ इकोनॉमिकल सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस और इकोनॉमिकल सेक्शन। दूसरा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन या फिर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। और तीसरा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब इन तीनों को क्लासिफाई करते हैं। देखिए ये चल रहा हो तो अगर इसकी ठीक चल रहा है ना, तो इससे देखते हैं तो बैलेंस सेक्शन क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बराबर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है। ये हमारा क्या होता है, बैलेंस सेक्शन होता है। मतलब कि हम फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे जब क्वेश्चन आपसे आएगा ना क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से क्वेश्चन जब आके हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन ये भी लिखा रहेगा कि आप बताइए किस प्रकार का सेक्शन है। तो वहाँ पे ये दोनों आपको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने पर अगर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस पर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आता है तो ये हमारा बैलेंस सेक्शन कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन की। ठीक है, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन अगर जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो बड़ा आ जाता है किससे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से। क्या होता है, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से बड़ा आ जाता है, तो वो कैसा सेक्शन होगा, वो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा। और अगर इसी को पलट दे, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो छोटा आ जाए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से, तो वो सेक्शन कैसा होगा, वो सेक्शन हमारा कह जाएगा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, बाकी जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालना वही एक ही फार्मूला है, वही एक ही फार्मूला है। अब ध्यान दीजिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अंडर में और ओवर में, फार्मूला तो वही है, लेकिन अगर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो गया, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन का मतलब कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से क्या होगा, कम आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिग्मा एस टी, मतलब कि क्या करेंगे यहाँ पे हम सिग्मा एस टी वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करेंगे सिग्मा एस टी ए एस टी टी माइनस एक्स बाई 3 ये लगाएंगे। और यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, कंप्रेशन लगाएंगे, एम आर बराबर बी एक्स सिग्मा सी बी सी बाई 2 और ये डी माइनस एक्स बाई 3। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप, ठीक है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए क्या चीज़ लिखा है, क्या हम बोल दिए। ठीक है, छोटा छोटा लिख दिए, स्पेस कम था इसलिए दिख नहीं रहा होगा वो। ठीक है, तो ये हुआ किसका, क्लासेज ऑफ आरसीसी में। आरसीसी में कितने प्रकार की होती हैं, तो ये यहाँ पे WSM जो होता है खत्म होता है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है LSM। ठीक है, कौन सा चैप्टर शुरू होता है, अब क्या बचा है इसमें, केवल न्यूमेरिकल बच रहा है जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब आपका यहाँ से तीसरा चैप्टर शुरू होता है, कौन सा, लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से तो आप वीडियो को जितने ज़्यादा प्यार देंगे, जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, उतने ही और दुगने ताकत से क्या करेंगे, हम आपको पढ़ाने आते आएंगे। ठीक है, तो आपकी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी, सारी चीज़ समझ में आएंगी। जो हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, उसका आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप सभी को कोई क्वेरी रह जाती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का कोई क्वेश्चन है तो वो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सभी जो सब्जेक्ट्स है उनके कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।